So, good morning, class. Today we are starting with our chapter number 15 Air Around Us. हमारे आजू बाजू की हवा जो है उसमें क्या क्या है ना? We have learned in chapter 9 that all living things require air. But have you ever seen the air? You might not have seen the air, but surely you must have felt its presence in so many ways. You notice it when the leaves of the trees rustle or the clothes hanging on a clothesline sway. Pages of a book open, begin fluttering when the fan is switched on. The moving air makes it possible for you to fly your kite. Do you remember activity 3 in chapter 5 in which you separated the stand and sawdust by winnowing? Winnowing is more effective in moving air. You may have noticed that during storms the wind blows at very high speed. It may even uproot the trees and blow off the rooftops. Have you ever played with a फिरकी? फिरकी क्या होती है पता है? एक स्टिक होती है जिसमें हम पेपर के शाफ्ट बनाते हैं और फूक मारते तो गोल गोल घूमता है यहाँ पर है, देखो दिस वन. ओके, सो एयर को हम देख नहीं सकते लेकिन हमारे आजू बाजू में जो एयर है उसको हम महसूस कर सकते हैं. कभी कभी तेज़ स्पीड में हवा जब चलती है राइट, तो पेड़ के पत्ते जो हैं वो हिलते हैं और सनसनाहट सी आवाज़ आती है राइट. कपड़े अगर डोरी पे सूखने के लिए रखें तो यूँ झूलते रहते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं. फिर हम वो चक्केड़ी अभी बोला ना, फिरकी बनाना, फूक मारते तो गोल गोल घूमती है स्टिक में लगे हुए कागज़. तो ये सब पॉसिबल है. एक चैप्टर था विनोविंग जिसमें हमने धान में से कचरा हस्क को अलग करना है तो क्या करते थे कि भाई एक स्टैंड पे खड़े हो जाते थे और धीरे धीरे उसको हिलाते थे तो सारे ग्रेन्स हैवी होते हैं वो नीचे गिरते हैं और कचरा जो है वो आगे उड़ जाता था, है ना. इसी तरह हम अलग करते हैं ग्रेन्स में से हस्क को राइट. अभी एक एक्टिविटी है, लेट अस सी व्हाट इज दिस एक्टिविटी ऑल अबाउट. लेट अस मेक एन फिरकी of our own following the instructions as shown in figure 15.2. Hold the stick of the firki and place it in different direction in an open area. Move it a little back and forth. Observe what happens. Does the firki rotate? What makes the firki rotate? Moving air, isn't it? Have you seen weathercock? फिगर 15 देखो, ये वेदर का कोक होता है. इट शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज ब्लोइंग एट ए डिस्टेंस. तो हवामान का जो वेदर कॉक जो होता है वो भी हमें बताता है कि हवा किस तरफ से चल रही है राइट. इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? तो क्या हवा हर जगह मौजूद होती है? हाँ. क्लोज योर फीस्ट. वट डू यू हैव इन इट? इसके अंदर क्या हुआ अगर मुट्ठी बंद कर ली तो? नथिंग, कुछ नहीं था. नहीं, इसके अंदर हवा थी राइट. टेक एन एम्प्टी ग्लास बॉटल. इज इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड इट? टर्न इट अपसाइड डाउन. इज समथिंग इनसाइड नाउ? क्या अभी भी उसके अंदर कुछ है? Now dip the open mouth of the bottle into the bucket filled with water as shown in figure 15.4. Observe the bottle. Does the water enter the bottle? No. Now tilt the bottle slightly. Does the water now enter the bottle? Do you see the bubbles coming out of the bottle or hear any bubbly sound? Can you now guess what was in the bottle? तो अगर ये बॉटल खाली है एक्चुअली, अगर देखो सी इसके अंदर कुछ भी नहीं है ढक्कन के अंदर राइट.
लेकिन अगर मैं इसको पानी में यूं डुबोऊंगा, राइट, तो क्या पानी इसके अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा यूं टेढ़ा करता हूँ तो पानी अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि सीधा रखूँगा तो हवा अंदर है, तो पानी को अंदर जाने नहीं देगी हवा। जैसे ही क्रॉस में करूँगा तो पानी अंदर जाएगा और हवा बाहर आ जाएगी और निकल जाएगी, राइट। तो बबल्स साउंड, आवाज़ आएगा बबल्स का, राइट। तो ये दर्शाता है कि बॉटल या कोई भी चीज़ हो हमेशा खाली नहीं होती है। अगर उसके अंदर कुछ नहीं है तो उसके अंदर हवा है, राइट। Yes, you are right. It is the air that was present in the bottle. The bottle was not empty at all. In fact, it was filled completely with air. And when you turned it upside down, that is why you notice that water does not enter the bottle when it is an inverted position, as there was no space for air to escape. When the bottle was tilted, the air was able to come out in the form of bubbles, and water filled up the bottle space that the air has occupied. This activity shows that air occupies space, it fills all the space in the bottle, it is present everywhere around us. Air has no color and no one can see through it. It is transparent. On Earth is surrounded by a thin layer of air. This layer extends up to many kilometers above the surface of the Earth and is called the atmosphere. Now, why do you think the mountaineers carry the oxygen cylinder with them while climbing high mountains? See figure 15.5. तो हमारे आजू बाजू में हवा होती ही है। जब कोई चीज़ खाली होती है तो उसको हम ये नहीं बोल सकते कि ये खाली है। जब अंदर कुछ नहीं है तो उसके अंदर हवा है। तो माउंटेनियर्स जो होते हैं, जो पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं, तो अपने साथ वो ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो हवा में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, राइट। तो एक कुछ किलोमीटर ज़मीन से लेके कुछ किलोमीटर तक ही एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है हमारा, राइट। तो उसमें तो सारी हवा ने पॉसिबल होता है, लेकिन अगर वो एटमॉस्फेयर की हाइट से ऊपर हम जाएंगे तो हवा पतली हो जाएगी, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा। इसीलिए माउंटेनियर्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ? हवा जो हमें दिखती नहीं है तो बनी किस चीज़ से है ना। Until the 18th century, people thought that the air was just one substance. Then experiments have proved that it is really not so. Air is a mixture of many gases. And what kind of mixture it is? Let us find out about some of the major components of this mixture one by one. तो पहले कुछ समय तक पहले तो हम यही मानते थे कि हवा जो है वो एक ही चीज़ से बनी हुई है, भले दिखती नहीं है किस चीज़ से बनी हुई है। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स बाद में ये बताते हैं, प्रूफ करते हैं कि हवा के अंदर सिर्फ हवा नहीं है, उसमें बहुत सारे अलग अलग गैसेस मिक्स होते हैं। सबसे पहला होता है वाटर वेपर, भाप होती है उसके अंदर, राइट। वी हैव लर्नड अर्लियर दैट एयर contains water vapor. We also saw that when air comes in contact with the cool surface, जब हवा किसी ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आती है, it condenses and drops of water appears on the cooler surface. अभी आप देखो, एक कांच के ग्लास में या स्टील के ग्लास में आप बर्फ़ वाला पानी भर के रख दो तो उसमें तो बर्फ़ है, राइट, भरा हुआ, और बाहर की हवा जो होती है, राइट, जब वो ग्लास से टकराएगी, राइट, तो हवा में जो वाटर वेपर होता है वो ड्रॉप्स, पानी के ड्रॉप बन जाएंगे। अभी स्टील का ग्लास है, आपने पानी तो अंदर भर रखा है बर्फ़ वाला, तो बाहर की थोड़ी देर बाद देखोगे तो स्टील के ग्लास के बाहर छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स आ जाएंगे। तो आप क्या बोलते हो, वो ग्लास स्टील का जो है लीक है, अंदर का पानी बाहर आ गया? नहीं, अंदर का सरफेस कूलर है और बाहर की हवा जब ये कूल सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो हवा में जो वाटर वेपर होता है उसके ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, राइट।
The presence of water vapor in the air is important for the water cycle in the nature. और यही वाटर वेपर प्रेजेंट जो होता है हवा में, वो नेचर में वाटर साइकिल को मेंटेन रखने के लिए अति आवश्यक होता है हमारे लिए। दूसरा होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को दिखाने के लिए एक एक्टिविटी है। इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स टू स्मॉल कैंडल्स ऑफ द सेम साइज इन द मिडल of the two shallow containers. Now fill the container with some water. Light the candles and then cover each one of them with an inverted glass, one such taller than the other, as shown in the figure. Observe carefully what happens to the burning candle and the water level. Does the candles continue to burn or go off? Does the level of the water inside the glasses remains the same? The burning of the candle must be due to the presence of some component of air, isn't it? Do you find any difference in your observation with the two glasses of different heights? What can be the reason for this burning gas or burning can occur only in the presence of oxygen? We see that one component of air is oxygen. Now, the amount of air and hence its oxygen component inside each glass in our experiment is limited. When most of this oxygen is used up by the burning candle, it can no longer burn and blows out. Also, some of the space occupied by the oxygen inside the glass becomes empty and the water rises up to fill और ऑक्यूपाई दिस स्पेस। अभी देखो हमने क्या किया, दो कैंडल्स लिए, राइट, एक सॉसर ली, राइट, उसमें वो कैंडल चिपकाई और उसमें पानी भर दिया, राइट। अभी दो ग्लास लिए और उल्टे उसके ऊपर हमने ढक दिए, एक बड़ा ग्लास लिया और एक छोटा ग्लास लिया, राइट। अभी दोनों ग्लास तो खाली थे पहले, राइट, नहीं खाली नहीं थे। जब अंदर कुछ नहीं होता है तो हाँ उसके अंदर हवा होती है। ओके, तो जब हमने दो ग्लास, एक छोटा और एक बड़ा लिया और उल्टा ढक दिया कैंडल के ऊपर, तो जो ग्लास छोटा था उसकी कैंडल थोड़ी देर में बुझ गई और जो कैंडल ग्लास बड़ा था उसकी कैंडल थोड़ी देर ज़्यादा तक चली। क्यों? क्योंकि उसमें हवा ज़्यादा आएगी, बड़ा ग्लास होगा तो ज़्यादा हवा मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर है, राइट। और जब ऑक्सीजन ख़त्म हो गया ग्लास के अंदर, तो ग्लास के अंदर थोड़ी सी जगह बन गई और जगह बन गई तो क्या हुआ, पानी जो था वो ग्लास में ऊपर आ गया। अंडरस्टूड? तो ये बात बताता है कि खाली ग्लास के अंदर जो हवा पहले भरी पड़ी थी वो कैंडल को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्लास में जितना ऑक्सीजन अवेलेबल था वो कैंडल ने जलने के लिए ले लिया। अब जब ऑक्सीजन नहीं मिला तो कैंडल बुझ गई और जैसे ही कैंडल बुझ गई तो ऑक्सीजन की जगह जो खाली हो गई उसकी जगह अभी पानी ने ले ली। तो पानी जो पहले बिल्कुल नीचे तक था अब थोड़ा उसमें ग्लास में भर गया, भले ही ग्लास उल्टा था, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्सीजन। उसके बाद आता है नाइट्रोजन। In activity 3, did you observe that the major part of the air is still present in the glass bottle even after the candle blew out? This indicates the presence of some component in the air which does not support the burning, and the major part of the air which does not support burning candle is nitrogen, and it is nearly the fourth fifth of the space that air fills. अभी हवा में अंदर वाटर वेपर होता है और ऑक्सीजन होता है, ये तो आपको पता चल गया। अब तीसरा जो होता है वो होता है नाइट्रोजन, जो बहुत मात्रा में होता है अंदर हवा के अंदर, फोर्थ फिफ्थ होता है, राइट। लेकिन वो जो होता है वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता। मतलब अगर कोई चीज़ जलानी है और नाइट्रोजन उसको सप्लाई करोगे तो नहीं जलेगा, अगर उसको ऑक्सीजन सप्लाई होगा तो वो जलता रहेगा, राइट। तो दूसरा एलिमेंट जो उसके अंदर होता है जो बहुत मात्रा में होता है वो होता है नाइट्रोजन, बट नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। इन ए क्लोज रूम इफ देर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग यू मे हैव लेफ्ट सफोकेटेड। This is due to the excess of carbon dioxide that may be accumulated in the room. As the burning continues, carbon dioxide makes up small component of the air around us. Plants and animals consume oxygen for respiration and produce carbon dioxide. But plants and animals
Animal matter or burning also consume the oxygen and produce mainly carbon dioxide and few other gases. अभी देखो हम लोग जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन होता है और जो सांस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके, अभी कोई चीज़ मान लो कि मैंने एक रूम बंद करके रखा है, खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद है और दरवाजे के नीचे भी थोड़ी सी लाइनिंग खुली होती है ना, उसके ऊपर भी मैंने पैकिंग भरा दी है ताकि हवा अंदर से बाहर ना जाए, बाहर की अंदर हवा ना आए। खिड़कियाँ भी एकदम पैक है। अब उस रूम में अगर मैं कुछ जलाता हूँ, राइट, तो क्या होता है कि रूम में धुआं फैल जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाएगा, और जब मैं सांस लूँगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा और मेरे को सफोकेशन फील होगा, मैं अच्छे से महसूस नहीं कर पाऊंगा और हो सकता है मैं बेहोश भी हो जाऊं, ज़्यादा धुआं हो जाएगा तो कहीं पर आग लगती है, धुआं फैलता है तो खिड़की दरवाजे सब खोल देते हैं, वरना क्या होगा कि वो सफोकेशन होने लगता है हमें। तो हवा के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, राइट। प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं ना, वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो हवा का एक और कंपोनेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, और लास्ट में आता है डस्ट एंड स्मोक। हवा के अंदर बहुत छोटी 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 है ना डस्ट पार्टिकल होती है जो हमको दिखती नहीं है हवा के जैसे ही। अगर किसी एक टेबल को या किसी एक चीज़ को 2-4 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाए, उसके ऊपर कपड़ा मत मारना साफ़ करने के लिए, बेंच देखो आप, अगर 3-4 दिन स्कूल में छुट्टी हो गई मान लो, या वेकेशन हो गया, राइट, तो 10-15 दिन का वेकेशन है, स्कूल के सारे खिड़की दरवाजे बंद है, राइट, और 15 दिन बाद जब आप बेंच के ऊपर देखोगे तो मिट्टी आ गई होगी, तो सारे दरवाजे ने तो बंद थे, तो मिट्टी कहाँ से आई? तो दरवाजे में से कहीं ना कहीं तो छोटी छोटी ओपनिंग होती ही है ना, जहाँ से हवा आती है और हवा के साथ साथ ये डस्ट भी आ जाती है, राइट। So the burning of the fuel also produces the smoke. Smoke contains few gases and fine dust particles and is often harmful. That is why when you see long chimneys in the factories, this takes the harmful smoke and gases away from our noses, but brings it closer to the birds flying up in the sky. Dust particles are always present in the air. Activity: find a sunny room in your school or home. Close all the doors and windows with curtains pulled down to make the room dark. Now open the door or a window facing the sun little in such a way that it allows sunlight to enter the room only through a slit. Look carefully at the incoming beam of the sunlight. Do you see some tiny shining particles moving in the beam of the sunlight? What are these particles? During cold winters, you might have observed similar beam of sunlight filter through the trees in which dust particles appear to dance merrily around. This shows that air also contains dust particles. The presence of dust particles in air varies from time to time and from place to place. We inhale the air when we breathe through our nostrils. Fine hair and mucus are present inside the nose to prevent the dust particles from getting into the respiratory system. अब देखो कोई एक रूम को आप एकदम खिड़की दरवाजे सब बंद कर दो, लाइट भी बंद कर दो, राइट, तो अंधेरा हो जाएगा। फिर जो खिड़की या दरवाज़ा सनलाइट की तरफ होता है तो थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ही खोलना, तो सनलाइट की एक हल्की सी बीम अंदर आएगी, राइट, और उस बीम, लाइट का जो बीम आता है ना, देखो ये डायग्राम में दिखा है, उसमें से आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स डांस मतलब घूम रहे हैं, फैल रहे हैं ना, ऐसा दिख रहा होगा आपको, राइट। ये इतने माइन्यूट होते हैं कि जब लाइट होती है पूरी तो नहीं पता चलता, एक बीम आता है लाइट का तो उसमें आसानी से दिख जाता है हमको, राइट। ये सारे डस्ट पार्टिकल्स हवा में तो प्रेजेंट होते ही होते हैं। अभी हम जब सांस लेते हैं तो ये सारे डस्ट पार्टिकल्स हमारे अंदर से ले जाते हैं। अब सोचो भगवान ने कितना हमारे बारे में सोच के रखा है। यहाँ पर नाक के आजू बाजू में एकदम छोटे 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 बाल होते हैं और एक म्यूकस, एकदम स्टिकी केमिकल जैसा सब्सटेंस होता है यहाँ पर।
तो जो भी एयर डस्ट पार्टिकल हम सांस ले रहे हैं ना वो सब यहाँ चिपक जाएगा और अंदर जाएगा तो सिर्फ प्योर ऑक्सीजन फिल्टर होके जाएगा यहाँ से ही, राइट। देखो हमारे कितनी ख्याल रखते हैं भगवान। डू यू रिकॉल बीइंग स्कोल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ? कभी हम हाफते हैं, थक जाते हैं तो ऐसा करते हैं ना, तो पेरेंट्स हमको बोलते हैं मुंह से सांस मत लो, नाक से ही लो, भले थोड़ी तकलीफ पड़ती है, दौड़ के आए हो तो। ऐसा क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो सारा डस्ट पार्टिकल अंदर चला जाता है, हमारे फेफड़ों में अटक जाता है। जब हम नाक से सांस लेते हैं ना तो डस्ट पार्टिकल यहीं अटक जाता है, बॉडी के अंदर नहीं जा पाता, इसीलिए। If you do that, harmful dust particles may enter your body. We may conclude then that the air contains some gases, water vapor, and dust particles. The gases in the air are mainly nitrogen, oxygen, and small amount of carbon dioxide and many other gases. However, there may be some variations in the composition of air from place to place. अभी ये सारी हवा में अगर भुज की हवा को आपने चेक किया तो ये सब चीज़ें आपको दिखेगी। वाटर वेपर भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर गैस और डस्ट और पार्टिकल्स भी हैं। लेकिन आप जूनागढ़ में जाके हवा को चेक किया तो उसके अंदर भी यही मिलेगा, लेकिन परसेंटेज वाइज अलग अलग होगा, राइट। वहाँ पर वाटर वेपर 12% है तो यहाँ पर हो सकता है 15% है। वहाँ पर डस्ट पार्टिकल 1% है तो यहाँ पर हो सकता है 0.5% है। तो कहने का मतलब हवा में सब्सटेंस तो वही होते हैं बट कॉम्पोजिशन वाइज अलग अलग होता है। तभी तो कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर बोलता है ना इसको हिल स्टेशन पे घुमाने ले जाओ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसको साफ़ सुथरी हवा मिलेगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना। We see that air contains mostly nitrogen and oxygen. In fact, these two gases take up to 99%. तो यहाँ पर दिखाया गया है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिला के 99% हवा का बन जाता है और रिमेनिंग 1% इज कंस्टिट्यूटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेस एंड वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। वो 1% में सब आ गया, बाकी बचा 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, राइट। तो 99% तो सब हो गया, 1% में ये सब अलग अलग गैसेस हैं। देन हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड द सॉइल? तो जो जानवर पानी में रहते हैं या ज़मीन के नीचे दब के रहते हैं, है ना, आप खड्डा खोदोगे एकदम, है ना, तो उसमें से छोटे छोटे जीवड़े दिखेंगे। तो जब उसके ऊपर इतनी सारी मिट्टी पड़ी थी तो उसने सांस कैसे ली, उनको कैसे ऑक्सीजन मिलता है, ये हम कल देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।